हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम मेटल्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स, एक खासियत पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, या इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या इसी को आप बोलते हैं मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखने के बाद इसके हम ट्रेंड्स देखेंगे इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स को देखने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन भी देखेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेटल्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। वो क्या होता है, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं? इस तरह से आप कुछ इसको डिफाइन करते हैं कि द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर मैंने मेटल्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेटल्स की हम तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो मेटल्स की खास प्रॉपर्टी है, मेटल्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं, बट ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है मेनली मेटल्स। ठीक है, अब डेफिनेशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि मैंने क्यों यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है और मेनली मेटल्स लिखा है। सो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स to lose valence electrons to form positive ions is called electropositivity, या इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, या इसी को आप मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स के मेटल्स का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, जो लूज करने की एबिलिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो लूज करने की एबिलिटी है मेटल्स की, उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है मेनली मेटल्स, कि हम यहाँ पर बात करेंगे मेटल्स की, बट आप देखें, अगर आप केस देखें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ठीक है, या इसी तरह से कुछ पॉली एटॉमिक आयंस भी होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहां पर टर्म लिखी है एलिमेंट्स और मेनली मेटल्स। ठीक है, बट यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटल्स को ही डिस्कस करेंगे, राइट? अब मेटल्स क्या करती हैं? अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू बिकम स्टेबल, टू कंप्लीट देयर डुप्लेट। ठीक है, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती हैं? लूज कर देती हैं। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तक को मेटल्स जो हैं वो लूज कर देती हैं, और लूज करने के बाद उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। ठीक है, अब जब भी आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, सो आप बात कर रहे होते हैं चार्जेस की। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये आप चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बड़ा डिटेल से पढ़ के आए हैं। आयंस, जब आपने आयंस पढ़े थे तो वहां पर आपने देखा था कि आयंस दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। अब कैटाइन क्या होता है? जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सो उनको आप बोलते हैं कैटाइंस। और जब कोई एलिमेंट या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स के इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। नाम से ही आपको पता चल गया कि जी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की। ठीक है, अब पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जो है वो लूज करता है। ठीक है, अब ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो इसी प्रॉपर्टी को, इसी करैक्टर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, या मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जितने ज्यादा कोई भी एलिमेंट, या हम मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो मेटल जितने ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, देन वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। ठीक हो गया? फिर एक यहाँ पर टर्म यूज होगी वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? आपने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि वैलेंसी क्या होती है। मेरा भी उस पर लेक्चर है, अगर आप लोगों ने देखना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, बहरहाल दोबारा यहाँ पर वर्ड आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैलेंसी को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट की
दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो पावर है, कंबाइनिंग पावर है, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ठीक है, कि एक एलिमेंट की दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, अब बॉन्ड बनाने के बाद वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अब वो जितने बॉन्ड बनाता है उसको उसकी क्या बोलते हैं, हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो डेफिनेशन है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये है कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, उस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की, अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है कि दो एटम्स, अब उन दो एटम्स में से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है, अब उस केस में आप वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, उस केस में वैलेंसी को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होगी, राइट। और इसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए कैसे आप डिफाइन करते हैं वैलेंसी को, कि कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, अब एक एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आया, तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहां पर यह भी मैं आपको बात क्लियर करता चलूं, वैलेंसी का ताल्लुक चार्ज से नहीं होता, मीन्स के वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, आपने जस्ट बताना है कि वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 कितनी है। ठीक है, आपने ये नहीं साथ बताना होता कि इस एलिमेंट की या इस एटम की वैलेंसी पॉजिटिव 2 है या इसकी नेगेटिव 2 है, राइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम की अगर आप बात करें, अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, मैस नंबर कितना होता है इसका, 23 होता है। ठीक है, सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी राइट करके दिखा देता हूं, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सो इस तरह से आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल एंड ये थर्ड शेल। ठीक है, अगर आप इसके थर्ड शेल की बात करें विच इज एम शेल, उसमें आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और एल शेल की अगर आप बात करें, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सो दो चॉइसेस हैं इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे कहीं से ताकि अपने थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे ताकि स्टेबल हो जाए। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन क्या है इसके पास, सेकंड ऑप्शन ये है कि ये थर्ड शेल में से एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा देन इसके 2 शेल्स रह जाएंगे और सेकंड शेल वैलेंस शेल बन जाएगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो सेकंड चॉइस इजी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। अब इसके 2 शेल रह गए, K एंड L शेल, और L शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। ठीक है, सो इस तरह से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और ओवरऑल इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। सो आप कह सकते हैं कि वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड के केस में कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है उसको उसकी हम वैलेंसी बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, सो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, पॉजिटिव 1 हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब बात करें अगर आप जिंक की, ठीक है, जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है, मैस नंबर इसका 65 होता है, एटॉमिक मैस इसका 65.3 होता है, मैस नंबर हम इसका 65 ले लेते हैं। सो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा देन इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसकी भी ज़रा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करके मैं दिखा देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। सो ये हो गई
जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया इसका पहला शेल, ये सेकंड शेल, ये इसका है फोर्थ शेल, ठीक है, और ये इसका थर्ड शेल, राइट। सो आप देख रहे हैं इसके जो फोर्थ शेल है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने अच्छे से की हुई होगी सेकंड चैप्टर में, कि 4s हम इसलिए पहले लिखते हैं, s ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का जो s ऑर्बिटल है वो हम इसलिए पहले लिखते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है देन 3d ऑर्बिटल, ठीक है। सो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैलेंस शेल इसका फोर्थ शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो वैलेंस शेल से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, इसने लूज किए, एंड इस पर कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10, ठीक है। सो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। ये पहला शेल, ये सेकंड शेल एंड ये थर्ड शेल, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आया है। सो वैलेंसी ऑफ जिंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर आपने ये ख्याल रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने यहां पर साइन नहीं लगाना पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आपने देख लिया कि मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जिसको आप बोलते हैं या जिसको मेटेलिक करैक्टर बोलते हैं, उसकी एग्जांपल्स देखिए आपने सोडियम मेटल के लिए और जिंक मेटल के लिए कि इस तरह से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ए पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड का क्या मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में चेंजिंग आना, किसी भी चीज़ का चेंज होना, ठीक है। अब हम किस चीज़ का चेंज देख रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का चेंज देख रहे हैं इन ए पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें सो आपको 18 ग्रुप्स नजर आते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स नजर आएंगे आपको। पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ए ग्रुप, जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हैं देन उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, या इन ए पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में देन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन ए ग्रुप के ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, कैसे चेंज होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सो जब आप बात करते हैं इन ए ग्रुप की तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मींस के ऊपर जो एलिमेंट होगा उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो कम होगी, नीचे जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा। मींस कि नीचे वाले एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है ऊपर वाले एलिमेंट से, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। अब वजह क्या है इसकी, क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। आपने एक्सप्लेनेशन क्या देनी है कि क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपके सामने ये पहले 2 ग्रुप्स जो हैं पहले 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स राइट किए हैं यहां पर, और यहां पर आपको नजर आ रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको आप क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और 2 ग्रुप्स के ये मैंने आपके यहां पर एलिमेंट्स राइट किए हैं। अब वो ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप मींस के अगर आप बात कर लें पहले ग्रुप की, ठीक है। सो पहले ग्रुप में ये एलिमेंट्स हैं। अब हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसको तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम की। अब वो कह रहा है कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो कम होगी, सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। इसी तरह सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, किससे, पोटाशियम से, पोटाशियम की ज्यादा होगी। मींस के पोटाशियम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक है।
आपने चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में पढ़ा था कि जो पीरियड नंबर होता है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ शेल की, कि किसी भी एलिमेंट का जितना पीरियड है उसका मतलब है उतने उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे लिथियम का जो पीरियड नंबर है वो 2 है, इसका मतलब है इसके 2 शेल्स हैं। ठीक है, सोडियम का पीरियड नंबर 3 है, इसका मतलब है इसके 3 शेल्स हैं। पोटाशियम का पीरियड नंबर 4 है, इसका मतलब है इसके 4 शेल्स हैं। सो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई कि टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं एक ग्रुप में, देन पीरियड नंबर इंक्रीज होता है। पीरियड नंबर के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एटम का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब एटम के साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब एटम के साइज बढ़ने की वजह से कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है ये भी आपको बता देता हूं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आप बात करें लिथियम की, ठीक है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। सो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर आप बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और इसके आप बात करें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो यहां पर ये तो चीज आपको क्लियर हो गई कि लिथियम के जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके टोटल 2 शेल्स हैं, और सोडियम के जो टोटल शेल्स हैं वो 3 हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, सो लिथियम के न्यूक्लियस में मौजूद कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं, और लिथियम का जो मैस नंबर होता है वो होता है 7। सो इसका मतलब है इसके जो न्यूक्लियस है उसमें 4 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोडियम की। अब सोडियम की अगर आप बात करें, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने? 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और मैस नंबर कितना होता है सोडियम का? 23। सो इसके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, अगर आप इसके पहले शेल की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल की बात करें 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर आपको यह नजर आ रहा है, जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जी सोडियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज्यादा है और लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? वो कम है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल में लिखा हुआ है कि लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। उसकी मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि क्या है। ठीक है, एक तो रीजन आपको क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होगा, मींस के उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। अब साइज बड़े या छोटे होने की वजह से कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम या ज्यादा हो जाती है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब यहां पर आप देखें लिथियम के केस में कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये करीब है इन प्रोटॉन्स के। ठीक है, सो इन प्रोटॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम में। अगर आप देखें, अब ये जो प्रोटॉन्स हैं 11 प्रोटॉन्स हैं, अब इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो जरा वीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जरा इन प्रोटॉन से क्या हो गया? दूर हो गया। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लूज हो सकता है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब है। ठीक है, सो इस वजह से एटम का साइज बड़ा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, मींस के उन पर पकड़ जो है न्यूक्लियस की वो कमजोर हो जाती है। सो इसीलिए इजीली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। यही बेसिकली इसी को तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कोई भी मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इन्हें ग्रुप जो है साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट ऊपर आएगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, जो एलिमेंट नीचे आएगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ए पीरियड के। एक पीरियड में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। सो इन ए पीरियड जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, मींस के पहले आने वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, जबकि
आगे वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी। वजह क्या है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अब एटम का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि एटम के साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है। ये जब हम एग्जांपल देखते हैं फिर हम समझते हैं इस चीज को भी। जैसे बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम। अब जैसे यहां पर पहले दो ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, अगर आप बात करते हैं सेकंड पीरियड की, ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। मींस के लिथियम ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और बेरिलियम मुश्किल से लूज कर सकता है एज कंपेयर टू लिथियम। ठीक है, इसी तरह जब आप बात करते हैं थर्ड पीरियड की, सो मैग्नीशियम जो है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, किससे, सोडियम से। सोडियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, सोडियम का एटॉमिक साइज बड़ा है। अब एटॉमिक साइज क्यों छोटा हो जाता है ये हम देख लेते हैं। जैसे आप बात करें एग्जाम्पल 1 की, हम बात कर लेते हैं पीरियड नंबर 2 की। अगर आप बेरिलियम को देखें, सो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4 एंड जो इसका एटॉमिक मास नंबर होता है वो होता है 9। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन कितने, 4 एंड न्यूट्रॉन्स 5। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने बेरिलियम का स्ट्रक्चर बना लिया। इसी तरह से हम बना लेते हैं लिथियम के लिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 एंड मास नंबर 7 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 3 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4 न्यूट्रॉन्स। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देखें कि बेरिलियम का एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, लिथियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से एज कंपेयर टू बेरिलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। एटॉमिक साइज क्यों कम होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, ठीक है, तो ग्रुप नंबर चेंज होता है। अब ग्रुप नंबर आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ग्रुप नंबर आपको इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं जब आप मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाते हैं, जबकि नंबर ऑफ शेल नहीं इंक्रीज होते। क्यों नहीं इंक्रीज होते, क्योंकि पीरियड नंबर नहीं चेंज होता। पीरियड नंबर आपको बताता है टोटल नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स तो 2 ही रहेंगे जब आप सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये आपने पढ़ा था जब आप पढ़ते हैं ना कि वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। सो उसका आंसर आप यही करते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे आप देखें कि लिथियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 3 हैं और जो बेरिलियम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 4 हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने की वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एटम क्या कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, सो एटम जब छोटा हो जाएगा देन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो गई, कि इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं लूज करेंगी ये। ठीक है,
जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो इस वजह से पीरियड में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है और उसके आपने ट्रेंड देख लिए इन ए पीरियोडिक टेबल। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो इस वजह से हम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में जो रिलेशन है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो उम्मीद है आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।